আজকে নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন, কাজে আমরা অতীতকে ফেলে দুঃস্বপ্নকে ফেলে At the moment in the country is peace, stability. To bring stability, we need peace. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं अमित सिंह। बांग्लादेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। जनरल इलेक्शन के बाद किसकी सरकार बनेगी, इस पर अब सबकी नजरें हैं। जोड़ तोड़ चुनाव से पहले भी हुआ और चुनावों के बाद भी होना लाजमी लग रहा है। बांग्लादेश में चुनावी मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन भारत का फोकस दो मुद्दों पर है कि अगर वहां पर पाकिस्तान चीन समर्थित सरकार बन गई तो भारत के सीमा पर, यानी वो सीमाएं जो बांग्लादेश से लगती हैं, अरेबियन सी का इलाका, अरुणाचल का इलाका, चिकन नेक का इलाका, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, वहां पर कितना खतरा होगा। पाकिस्तान चीन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश के जरिए भारत की गतिविधियों पर नजर रखने की फिराक में है। अगर बीएनपी की सरकार आई तो भारत के लिए नफा या नुकसान, जमात इस्लामी सत्ता में आई तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें होंगी, और अगर ये दोनों पार्टी गठबंधन के साथ आती हैं, तीसरी कोई पार्टी होती है, एनसीपी सत्ता में आती है, तो क्या तस्वीर रहेगी भारत के लिहाज से। आज के एक्सप्लेनर में उसी पर हम चिंता करेंगे, उसी पर रोशनी डालेंगे और उसी पर बातचीत होने जा रही है। माशाल्लाह। जरा समझिए कि शेख हसीना बीते 2 दशकों से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनकी पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। इस वक्त वो भारत में शरण ली हुई है और ये बात पाकिस्तान चीन दोनों को नागवार लग रही है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस भी बार बार भारत पर हमलावर हैं। वो कहते हैं कि शेख हसीना को अब सत्ता से हटाने के बाद भारत ने उनको अपने पास रखा, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। यह गलत है और वो चाहते हैं कि जो सजा मुकर्रर हुई है कोर्ट के जरिए, शेख हसीना उस सजा का सामना करें। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिंदुओं को चुन चुन कर, गिन गिन कर, पहचान पहचान कर मारा जा रहा है। सवाल ये भी है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश में जो नई सरकार बनेगी, उसके साथ भारत की केमिस्ट्री कैसी होगी। बीएनपी के लिए कहा जाता है कि बीएनपी का रुख भारत के लिए थोड़ा नरम जरूर हुआ है। आपको याद होगा, खालिदा जिया जब अस्पताल में थी तो भारत की तरफ से भी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हालचाल जाना। लेकिन क्या अब नई सरकार आने के बाद पुरानी तस्वीर, पुरानी तासीर और राजनीति, कूटनीति क्या बदल जाएगी? भारत के लिए नई सरकार आने के बाद क्या कुछ बदल रहा है या बदल चुका है? चीन पाकिस्तान के समर्थन वाली जमात पार्टी से क्या भारत को खतरा है? क्या बीएनपी सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की स्वायत्तता, उसकी सॉवरेनिटी, संप्रभुता का ख्याल रखेगी, या अब बांग्लादेश में जमात की सरकार आने के बाद आदेश पाकिस्तान और चीन से आएगा, जिसका एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन बांग्लादेश में होगा? थोड़ा वोटों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुछ डेटाज आपके लिए आज के एक्सप्लेनर में लेकर आया हूं। टोटल वोटर्स की संख्या 127.7 करोड़ है। महिला वोटर्स 62.9 मिलियन। पुरुष वोटर्स की बात करें तो ये 64.8 मिलियन का आंकड़ा पार करता है। ट्रांसजेंडर्स ने भी इस बार के चुनाव में जमकर वोट किया है। उनकी संख्या 1200 से ज्यादा है। मतदान केंद्रों की बात करें तो 42,000 से ज्यादा वोटिंग वहां पर मतदान केंद्र बनाए गए, जिन पर वोट डाले गए। पार्टियों की भागीदारी करीब 50 के करीब रही है। 50 पॉलिटिकल पार्टियों ने वहां पर इलेक्शन में हिस्सा लिया। सीटों की संख्या की बात करें तो ये 299 के आसपास रही है। इसके अलावा करीब 7,85,000 से ज्यादा चुनाव अधिकारियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई, जिन्होंने इस पूरे इलेक्शन को संभाला है और यहां पर इलेक्शन ठीक तरीके से हो जाए, उस पर बातचीत हुई है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ डेटाज लाया हूं, कुछ नंबर्स लाया हूं। अगर बांग्लादेश की चुनावी पार्टियों की बात करें तो वहां पर आवामी लीग एक बहुत अहम पार्टी है, जो अब बैन का सामना कर रही है। शेख हसीना उसकी चीफ है और वो इस वक्त भारत में शरण लिए हुई है। दूसरी बड़ी पार्टी जो है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बीएनपी कहते हैं। खालिदा जिया की ये पार्टी इलेक्शन में इस बार उतरी है और बहुत मुमकिन है कि तारिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। इसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जातीय पार्टी है। इसकी विचारधारा मध्यमार्गी है, यानी बीच की बात करते हैं, गरीबों की बात भी करते हैं, अमीरों की बात भी करते हैं और मध्यम वर्ग की बात भी करते हैं। लेकिन बीएनपी एक राष्ट्रवादी पार्टी खुद को कहती है, दक्षिणपंथी है, राइट विंग पार्टी कही जाती है।
एक और पार्टी है जमात-ए इस्लामी, बांग्लादेश विचारधारा इस्लामी राजनीति की है और यही वो पार्टी है जो पाकिस्तान के समर्थन से चल रही है। चाइना उन्हें समर्थन कर रहा है और बड़ा सवाल यह भी है कि वो पाकिस्तान जो अब तक बांग्लादेश के इलेक्शन में कभी भी दिलचस्पी नहीं लेता था, अब वो बांग्लादेश के पूरे नैरेटिव में घुसा हुआ है। इलेक्शन को लेकर बात हो रही है, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लेकर और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर जिस तरह की केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, क्यों आखिर इतनी चिंता पाकिस्तान को हो गई है? बड़ा सवाल यह भी है कि नई सरकार आने के बाद भारत का जो कोस्टल इलाका है, ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, वो कितना फ्रेजाइल हो जाएगा बांग्लादेश में नई सरकार आने के बाद, जो चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। इन तमाम मसलों को लेकर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई किसकी सरकार बनने जा रही है और सरकार के आने के बाद वहां पर क्या कुछ बदल जाएगा। लेकिन असल सवाल यही है कि अगर जमात इस्लामी आई, और हम सब जानते हैं कि दुनिया के जिन भी मुल्कों में कट्टरपंथ सरकार बनी है, उस देश की हालत क्या हुई है। चाहे आप ईरान की बात कर लीजिए, चाहे आप सीरिया की बात कर लीजिए, चाहे आप लेबनान की बात कर लीजिए, चाहे आप खाड़ी देशों में कुवैत की बात कर लीजिए, जॉर्डन की बात कर लीजिए, इन तमाम देशों में एक कट्टरपंथी सरकार आई है और उसके बाद वो देश तरक्की नहीं कर पाए। और इसीलिए बार बार ये सोचा जा रहा है, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश में कोई कट्टरपंथी सरकार बन गई तो बेड़ा गर्क समझिए। ईरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेबनान बहुत बड़ा उदाहरण है, इसके अलावा सीरिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर कट्टरपंथी सरकार आने के बाद वहां की रेजीम, वहां का लोकतंत्र खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गया, तबाह हो गया। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो बांग्लादेश के चुनाव में जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाए थे। शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, इकोनॉमी बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है, लोकतंत्र को ठीक तरीके से चलाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विदेश नीति बहुत बड़ा मुद्दा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा और हिंसा बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो बहुत दुखद है और भारत लगातार इसे लेकर नैरेटिव पर बात कर रहा है। हालांकि भारत ने बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने की बात नहीं की है। आप सब जानते हैं कि भारत लगातार बांग्लादेश को सपोर्ट करता रहा है। जंग में हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, पाकिस्तान से टूटकर, पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटकर बांग्लादेश बना और लगातार हम बांग्लादेश को दवा, खाना, पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड और इस तरह की चीज़ें हम लगातार दे रहे हैं। कोविड में भी हमने बड़े पैमाने पर बांग्लादेश की मदद की, पैसे से भी, और हमने कोविड वैक्सीन भी उनको मुहैया कराई। लेकिन अब वहाँ पर सिनेरियो बदल रहा है। शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद, उन्हें सत्ता से हटाने के बाद, उनकी पार्टी को बैन करने के बाद अब वहाँ तस्वीर बदल गई है। क्या बीएनपी के आने से भारत के रिश्ते बेहतर होंगे? और रिश्ते बेहतर नहीं होना भी एक तरह से बेहतर ही माना जाता है। समटाइम्स नो रिएक्शन इज अ गुड रिएक्शन। अगर कोई सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, उनके बॉर्डर्स के साथ, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन में अगर कोई खामी और कमी और उसमें स्ट्रेस नहीं आता है, तो वो भी बहुत अहम कहा जाता है। और बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, बड़े पैमाने पर लोग वहां पर इलेक्शन के लिए निकले हैं। यूथ बहुत बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा वहां पर है, क्योंकि इस बार के वोट में 18 से 35 साल के वोटर सबसे ज्यादा है। लेकिन समझना ये भी बहुत जरूरी है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। चुनावी सर्वे जो है बांग्लादेश के इलेक्शन के, वो बताते हैं कि अगर मैं बीएनपी की बात करूं तो बांग्लादेश में इसे करीब करीब 44 से 77% वोट जाते दिख रहे हैं। सीटों की संख्या की बात करें तो 171 से 222 सीटें मिलती दिख रही हैं। एक और पार्टी जमात गठबंधन की बात करें तो 33 से 47% इसको जाता दिख रहा है वोट परसेंटेज, और सीटें करीब 55 से 110 के बीच हैं। वहीं एनसीपी और बाकी पार्टियों की बात करें तो 6 से 17% और सीटों की संख्या करीब 20 सीटों के आसपास इनको मिलता दिख रहा है। लेकिन अब चाइना जिस तरीके से अब यहाँ पर एक नया बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, वो भी आपके लिए देखना समझना जरूरी है। चटगांव जो बंदरगाह पोर्ट है, वहाँ पर पाकिस्तान भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चीन भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान अपने जेफ-17 फाइटर जेट बांग्लादेश को देने की बात कही है। तो बांग्लादेश को इतना सपोर्ट करना, यहाँ पर पैसे लगाना, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर पोर्ट डेवलपमेंट करना और यहाँ पर एक इकोनॉमिक जो काया पलट की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है, चीन लगा हुआ है, उसका सिर्फ मकसद ये है कि वो भारत में एक एक्सेस चाहता है। पाकिस्तान वैसे ही भूखा नंगा है, खुद के मुल्क को तो वो बचा नहीं पा रहा है, वो बांग्लादेश को क्या ही देगा। लेकिन चीन का इसमें जो भौगोलिक नफ़ा नुकसान है वो समझने की ज़रूरत है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट के मैप को देखें तो जो चिकन नेक वाला इलाका है, जो अरुणाचल का इलाका है, वहाँ पर लगातार चीन अपनी जो इंटरफेरेंस करता रहा है। तो बांग्लादेश में अगर सत्ता वैसी आ गई जो चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो सोचिए भारत के लिए कितनी मुश्किलें आ जाएंगी। लेकिन अगर पाकिस्तान और चीन के समर्थन वाली कोई सरकार आती है
तो भारत के लिए क्या क्या मुश्किलें होंगी वो उस पर भी बात करते हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ट्रेड टैरिफ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो टैरिफ था वो घटाकर 19% कर दिया है बांग्लादेश के लिए। अमेरिका ये कहता है कि भाई कॉटन हमसे खरीदिए और वहां पर खूब सारा कपड़ा बनाइए और हमारे ही बाजार में बेचिए। साथ ही साथ यूनुस सरकार जो है वहां पर जिस तरह का भ्रष्टाचार आया है, जिस तरह की वहां पर हिंसा हो रही है, जिस तरह का पॉलिटिकल रिजीम चेंज वहां पर देखने को मिला है, वो बहुत खतरनाक है। और चूंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पर अगर किसी तरह की डेवलपमेंट होती जो नेगेटिव है तो उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत करीब है और घुसपैठ के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से बहुत क्रूशियल हो जाता है। हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के जरिए भारत में दाखिल हो रहे हैं। आतंकवादी, कई सारे आतंकवादी संगठन, लश्कर जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जैश जैसे जो एक्सट्रीमिस्ट संगठन है वहां पर एक्टिव हो गए। आईएसआई वहां पर एक्टिव हो गई है, तो वहां पर रह के वो भारत पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कहां से होता है? जम्मू से होता है, कश्मीर से होता है, कभी कभी राजस्थान के बॉर्डर से भी आतंकवादी दाखिल होते हैं भारत में। लेकिन जब यही आतंकवादी रेजिम बांग्लादेश पहुंच जाएगा तो उनके लिए एक्सेस और आसान हो गया, क्योंकि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का एक्सेस बहुत ईजी है। तो वहां से आतंकवादी संगठन बड़े पैमाने पर हमारे देश में दाखिल होकर यहाँ पर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज भारत के लिए यही होगा कि अगर वहां पर पाकिस्तान और चीन समर्थित सरकार आ जाती है तो घुसपैठ की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा भारत के लिए भी और सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत क्रूशियल फैक्टर है। हालांकि भारत लगातार बाड़बंदी कर रहा है, फेंसिंग बनाने की कोशिश लगातार पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहाँ पर हम लगातार काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि हम बहुत जल्द पूरे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को लॉक कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि बांग्लादेशी आतंकवादी घुसपैठिए भारत में दाखिल ना होने पाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश में नई सरकार नए प्रोटोकॉल के साथ आएगी, नए नैरेटिव के साथ आएगी, नए कूटनीतिक कम्युनिकेशन के साथ आएगी। भारत के लिए इसमें क्या कुछ है, ये देखने वाली बात होगी। आज के एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉलो करते रहिए। नमस्कार।